हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सब अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे एसएससी जीडी के मैथ्स की, और एग्ज़ाम लगभग लोगों का कंडक्ट हो चुका है। 13 तारीख तक 14 तारीख तक आपका एग्ज़ाम है, और आगे हम लोग जैसा कि एग्ज़ाम एसएससी का कैलेंडर भी आ चुका है, और उसमें एसएससी एमटीएस की वैकेंसी बहुत ज़्यादा फिर से एक बार आई, और जिसके आपको पता है कि एसएससी से एचएसएल, एमटीएस और सीजीएल सभी के एग्ज़ाम कंटिन्यू लगे हुए हैं। तो जो लोग एसएससी का सपना देखते हैं कि एसएससी में उन्हें जाना है, सीजीएल तक जाना है, तो उनके लिए एक पहला पायदान या पहली सीढ़ी होती है एसएससी एमटीएस। अगर आप एसएससी एमटीएस में इंटर करते हैं तो आपको आसानी से वहाँ और ज़्यादा समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए, और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं सीजीएल के लिए भी। तो जिन लोगों का मौका है कि हम पहली बार एसएससी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए एमटीएस सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर आपकी एज, आप ग्रेजुएट नहीं, अभी आपने सिर्फ 10th करके रखा है और आपकी एज 18 हो गई है, तो आप एसएससी एमटीएस के थ्रू आप एसएससी में जा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा बदलाव अब की बार किया गया है, क्योंकि अभी तक जो होता था मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के आधार पे आपकी मेरिट बनती थी, आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, वो उसमें बदलाव किया गया है। और एसएससी एमटीएस ने मैथ्स और रीजनिंग का एक सेशन कराया जाएगा मैथ्स और रीजनिंग का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई रखा गया है। और दूसरा आपका जीएस और इंग्लिश का पेपर एक होगा, और जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनने वाली है। यानी अब मैथ्स और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई, और आपका जो एग्ज़ाम निकलेगा, क्रैक होगा, वो जीएस और इंग्लिश के बेस पर होने वाला है। तो इसलिए जीएस और इंग्लिश पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन आपको मैथ्स और रीजनिंग भी पढ़नी है, क्योंकि उसे भी क्वालिफाई करना होगा। ओके, तो अगर आप एसएससी कि जॉब चाहते हैं, एसएससी के थ्रू आप सीजीएल तक जाना चाहते हैं, बड़े एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एमटीएस में सबसे पहले इंटर करें और एमटीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, और आप एसएससी में जॉब ले सकते हैं। तो उसी की प्रिपरेशन में आज से हम मैथ्स में टॉपिक वाइज मैथ्स पढ़ने वाले हैं, चैप्टर वाइज मैथ पढ़ने वाले हैं, जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिनसे सवाल लगातार पेपरों में बन रहे हैं या बच्चे घबराते हैं ऐसे चैप्टरों से, उन चैप्टरों को हम लोग पहले यहाँ करने वाले हैं। उसके बाद अन्य चैप्टर जो जितने भी आपके चैप्टर सभी कराएंगे, लेकिन पहले वो चैप्टर होंगे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से सवाल लगातार पेपर में बनते रहते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि सीआई और एसआई, इस चैप्टर से लगातार पेपरों में सवाल आते हैं, और बच्चे इनको देख करके घबराते भी हैं। कैलकुलेशन कभी कभी आ जाती है अच्छी, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते हैं। इस वजह से साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल वो टाइम पर वहाँ नहीं कर पाते हैं। तो इसी की शुरुआत हम लोग करेंगे आज से, और अच्छे लेवल तक, एकदम बेसिक टू हाई लेवल हम लोग करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जिससे आपका सवाल पेपर में ना छूटे और आप वहाँ टाइम पर बना सकें। हम लोग कॉन्सेप्ट विद ट्रिक और बाय ऑप्शन से भी करने वाले हैं, जिससे भी हर वो तरीका सीखेंगे जहाँ से आप सवाल कम समय में बहुत जल्दी कर पाएँ। ओके, तो उम्मीद है कि आप सबको सेशन पसंद आएगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, जिससे कि उन तक भी हम अपनी कॉन्सेप्टों को पहुंचा सकें। इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा हम लोग अन्य बच्चों को भी मदद कर पाएँ उनकी तैयारी में, उनके सिलेक्शन के लिए। ओके, तो आज से हम लोग शुरू करेंगे साधारण ब्याज, और उसके बाद सीआई भी पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आज समझेंगे कि क्या है साधारण ब्याज का बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए, तो हेडिंग लगा लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, अगर आपने कभी परसेंटेज पढ़ रखा है, तो ये उस परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं होता। बस आपको परसेंटेज की बेसिक जानकारी होनी चाहिए साधारण ब्याज को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट बहुत होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ समझेंगे।
तो साधारण ब्याज, जैसे आप कह दे कि कोई व्यक्ति कहीं से कुछ पैसा उधार लेकर के आया है या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति हैं राम और इन्होंने किसी से 5,000 रुपया उधार लिया है। कितना लिया है? 5,000 रुपया। तो ये जो 5,000 रुपया है ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कौन सा धन हो जाएगा? प्रिंसिपल। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आपको पहले शब्दावलियाँ आनी चाहिए, शब्दावलियाँ जरूरी हैं। मूलधन यानी जो पैसा आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं या फिर उधार लेते हैं तो वो आपका क्या होता है? मूलधन होता है। और दूसरी चीज़, मान लेते हैं कि 5,000 रुपये राम लेकर के आए हैं, किससे? श्याम से, और बाद में 1 साल बाद या 2 साल बाद वो कुछ उस पर ब्याज दे करके, या मान लेते हैं 6,000 रुपये वो दे करके आए हैं श्याम को। तो ये 6,000 रुपया कौन सा धन है? तो ये 6,000 रुपया है मिश्र धन, यानी अमाउंट। कौन सा धन है? इसे कहते हैं मिश्र धन या अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं। अब आप देखें कि 6,000 रुपये में 5,000 रुपया तो राम ने उधार लिया था प्लस 1,000 रुपया और एक्स्ट्रा दिया है। जो 1,000 रुपया इन्होंने एक्स्ट्रा दिया है उसी को कहते हैं इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। उसी को कहते हैं ब्याज। क्या कहा जाता है? ब्याज। तो एक एक बात आपको यहाँ पहले समझनी है। यानी कहने का मतलब P फॉर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। P क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन। दूसरा है आपका अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा? मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। यानी इसमें 2 तरह के धन होते हैं, एक तो मूलधन होता है और दूसरा आपका इंटरेस्ट होता है यानी ब्याज होता है। ओके, तो जो आपका पैसा लगा है या किसी न किसी दर पर आपने ब्याज भरा होगा 1,000 रुपया, दर क्या नाम है? दर, यानी जिसको हम रेट कहते हैं, दर कहते हैं, रेट। और अगली चीज़ क्या हो जाती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये यानी ब्याज। ये शब्दावलियाँ आपको आनी चाहिए क्योंकि इन्हीं की ज़रूरत पड़ने वाली है पूरे चैप्टर में। क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? प्रिंसिपल की, मूलधन की। मूलधन वो पैसा है जो कहीं आपने इन्वेस्ट किया है। अमाउंट वो पैसा होता है जो कुछ समय बाद आपके अकाउंट में हो जाता है या आप किसी को टोटल उधार वापस करते हो, वो होता है मिश्रधन जिसमें मूलधन और ब्याज शामिल होता है। उसके बाद रेट की बात करें, दर, जो आपको सवालों में दिया जाएगा परसेंटेज के साथ, प्रतिशत लगा होगा कि किसी व्यक्ति ने 10% रेट लगाया है, ब्याज लिया है, तो वो आपका दर होता है। और इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज। तो ये शब्दावली आपकी आनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये बेसिक बातें आपको पहले पता हों। अगर आपको साधारण ब्याज सीखना है, अगर आप साधारण ब्याज के बारे में जानना चाहते हैं, इसके सवाल बनाना चाहते हैं, तो ये शब्दावलियाँ आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए, लेकिन इस पूरे चैप्टर में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें, क्या तुम्हें सीखना है? देखो, एक चीज़ तो है कि आप फार्मूला पढ़ें, फार्मूले के द्वारा सवालों को लगाएं, लेकिन हर एक सवाल फार्मूले से जल्दी नहीं लगाया जा सकता है। आपको अन्य तरीके भी सीखने पड़ेंगे और वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम आपको यहाँ सिखाने वाले हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ जो सीखना है वो है रेट। क्या जानना है? अगर आप रेट समझ जाते हैं तो इस चैप्टर में फिर कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि सारा का सारा ये हर एक तरह के सवाल जो हैं वो रेट पर डिपेंड होंगे, दर पर निर्भर होंगे। तो इसलिए आपको दर समझना है, रेट समझना है कि रेट होता क्या है। तो दर क्या होती है? देखिए, जैसे आपको सवाल में कहा जाएगा 5%, क्या कहा जाएगा? 5% दर पर, तो इसका मतलब है 5/100, यानी 5/100 क्या हुआ कि 100 रुपये पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 5 रुपया मिलेगा। 1 साल की बात होती है, तो 100 रुपये पर 1 साल में जो ब्याज मिलेगा उसे ही क्या कहते हैं? हम दर कहते हैं। जैसे 10% कह दिया गया, तो इस बात से आप समझ जाइएगा कि 10% मतलब 10 आपको मिलेगा कितने पर? 100 पर। कहने का मतलब रेट की अगर डिफिनीशन की बात करें हम, तो दर क्या होता है कि 100 रुपये पर, कितने पर? 100 रुपये पर 1 वर्ष में, 1 साल में मिलने वाला ब्याज, क्या? मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। क्या कहलाता है? दर कहलाता है। यही आपकी रेट की डिफिनीशन है।
ठीक है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर कहलाता है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो समझो पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। देखिए यहाँ हम चीज़ें आपको कोई रटाने वाले नहीं हैं, पूरा का पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक चलेंगे और विद कॉन्सेप्ट चलेंगे। इसलिए एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, अगर आप चाहते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बड़े आसानी से हम सवाल लगा पाएँ तो उसके लिए आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। हवा हवाई में कुछ नहीं यहाँ होने वाला है कि आपने 1-2 फार्मूले पढ़ लिए उसके द्वारा आप CISI के सवाल वहाँ टाइम पर बना पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लोग बहुत कुछ बताएंगे लेकिन अगर वास्तविकता को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप कभी सवाल वहाँ टाइम पर नहीं बना सकते हैं। तो साधारण ब्याज के बारे में अगर सीखना है तो सबसे पहले आपको रेट जानना पड़ेगा, दर जानना पड़ेगा। और दर क्या है कि 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब इस बात से क्या मतलब और निकलते हैं, सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए अगर आपसे कह दें हम कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R% है, तो इस बात से मतलब निकलता है कि आपको 100 रुपये पर, कितने पर? 100 रुपये पर 1 साल में आपको R रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। 100 रुपये पर 1 साल में आपको R रुपया ब्याज मिलने वाला, क्योंकि ब्याज की डेफिनेशन क्या है? 100 रुपये पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज दर कहलाता। तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना रेट? R% है, तो R रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अगर 100 रुपये पर 1 साल में R मिलता है तो हम कहें 1 रुपये पर कितना मिलेगा 1 साल में, तो आप कहेंगे R/100 मिलने वाला है। कितना मिलेगा? R/100। अगर हम इसी को कहते P रुपये पे कितना मिलेगा तो आप कहेंगे फिर तो और ज़्यादा ब्याज आपको मिलेगा, यानी मल्टीप्लाई P से, यानी PR। अब आपसे देखें तो 1 साल में अगर इतना मिल रहा, अगर ये कई वर्षों की बात हो, मान लेते हैं T टाइम की बात हो, तो T टाइम पर कितना मिलेगा तो आप कहेंगे फिर तो और ज़्यादा ब्याज मिलेगा, और उसके लिए फिर T से मल्टीप्लाई, यानी अब आपका जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो PRT/100। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि जो फार्मूला आप आज तक रटा करते थे वो फार्मूला तो यही एक ही नियम से निकल के आया है, रेट की डिफिनीशन से निकल के आया है। ये कुछ और नहीं है, ये वही फार्मूला जो आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। क्या होता है? PRT/100 का मतलब P फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन, गुणे रेट यानी दर और गुणे समय, और बटे में कितना? 100। यही आपका होगा साधारण ब्याज। क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें और सेशन को लाइक भी कर दिया करें। ओके, चलिए तो आपको सबसे पहले हम बता दें इस चैनल पर पूरा का पूरा चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, 1 पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, और आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप किसी भी और टीचर से कंपेयर कर सकते हैं आप और देख सकते हैं, क्योंकि किस लेवल के सवाल हम यहाँ कराने वाले वो आपको 1-2 वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। पहले तो आज हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ सवाल भी करने वाले हैं, लेकिन सवालों को लगाने के मेथड, कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ें आप देखें और एकदम बेसिक्स हम लोग सीखने वाले हैं। इसलिए आप यहाँ बने रहें और 2 क्लासें पढ़कर देखें, उसके बाद आप बताएं कि आपको चैप्टर कितना आसानी से समझ में आता है। ओके, चलिए तो ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया होगा कि SI बराबर यानी ब्याज बराबर हो जाएगा PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये फार्मूला आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, और ये कहाँ से निकल के आया? तो रेट की डिफिनीशन से, रेट की डिफिनीशन से। ओके, तो दर जो है आपका ये कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है? दर। तो फार्मूला आप नोट कर सकते हैं। वैसे हम फार्मूले का यूज बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, कुछ सवालों में हो सकता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ओके, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग और कुछ और बेसिक चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि आपका प्रिंसिपल 100 रुपया है, ध्यान से इन सारी चीज़ों को आपको समझना है। आपसे कह दें कि आपका प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपया है, और आपसे कह दिया जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। कितने परसेंट है? 5% है। और अगर आपसे कहा जाए टाइम आपका 1 ईयर है, 1, तो क्या आप अपना अमाउंट बता सकते हैं कि अमाउंट कितना % बन जाएगा? देखिए यहाँ हम आपको कुछ और चीज़ें बताते हैं। जैसे आपका P रुपया ये जो होगा वो तो अपने आप में 100% होगा। जैसे 100 रुपया हमने कह दिया तो ये 100 रुपया आपका 100% भी है अपने आप में।
रेट है आपका 5%। आप देखो तो अगर टाइम की बात करें तो टाइम 1 वर्ष है, यानी 1 साल में आपको कितने % रेट मिल रहा है? 5%। और अगर 1 साल में 5% ब्याज मिल रहा है, 100% आपका मूलधन है, तो फिर आप ये कह सकते हैं कि अमाउंट जो होगा यानी जो मिश्र धन होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मिश्र धन फिर तो हमारा 5% ब्याज 1 साल का, 100% प्रिंसिपल, यानी कुल मिलाकर के 105% पर पहुंच जाएगा। यानी अब आपका जो अमाउंट है वो 105% है। ये कुछ नहीं, वही परसेंटेज है जो आप परसेंटेज की चैप्टरों में सीखते हैं। तो बस उन्हीं के इम्प्लीमेंट आपको सीखने हैं। अगर यहीं पर हो जाता कि 100 रुपया आपका प्रिंसिपल है, 5% रेट है और 3 ईयर का आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये भी आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि अगर 1 साल का आपका इंटरेस्ट 5% है तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 15% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15%। अगर हम इंटरेस्ट की बात यहाँ कर लें तो यहाँ इंटरेस्ट तो 5% है और यहाँ अगर देखें 1 साल का 5% है तो 3 साल का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे फिर तो 15% हो जाएगा। और 100% आपका प्रिंसिपल है और 15% आपका इंटरेस्ट है, तो कुल आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 115, यानी 115%। और सवालों में इसकी आपको वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे 100% पूछ लिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है कि हम लोग परसेंटेज का इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज कितना बेहतर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, आप एसआई में भी देखेंगे। ओके, तो सवालों में भी हम जब कराएंगे तो आप देखेंगे कितनी आसानी से इन सारी चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप कैसे आप अप्लाई करेंगे सवालों में, तो ये आप बेसिक चीज़ समझ पाए होंगे कि अगर आपको पी, आर और टी दिया जाता है तो अमाउंट कैसे हम परसेंटेज में निकाल पाते हैं, ये सारी, या इंटरेस्ट कैसे हम परसेंटेज में निकाल पाते हैं। ओके, चलिए। तो वो लोग जो पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती जाए और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएँ। MTS, CHSL और CGL सभी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। ओके, चलें तो देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए, एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि माना कि प्रिंसिपल आपका है 8,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपया। और आपसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो आप कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे 5%। और आपसे कहते हैं टाइम आपका 2 ईयर्स है। कितना है? 2 ईयर्स है। और आपसे इंटरेस्ट पूछ लिया जाए या अमाउंट पूछ लिया जाए, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? इंटरेस्ट का मतलब ब्याज और अमाउंट का मतलब मिश्र धन। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? ब्याज है, और अमाउंट का मतलब क्या है? मिश्र धन है। तो ये कैसे आप आसानी से निकाल पाएंगे? अब आप देखें, अगर आप परसेंटेज का भी यूज करते हैं तो कितनी आसानी से, अगर 5% आपको ब्याज 1 साल में मिलता है तो 2 साल में कितना मिल जाएगा? 2 साल में आपका ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1 साल में अगर 5% है तो 2 साल में 10% हो जाएगा। और 10% किसका? हमारे प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल 8,000 है, और 8,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो 8,000 का 10% कितना हो जाएगा? 800 रुपया। यानी आपका जो इंटरेस्ट है वो मात्र 800 रुपया हो जाएगा। और अगर हम आपसे अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका कितना हो जाएगा? 8,000 और 800 रुपया ब्याज, यानी 8,800। कितना हो जाएगा? 8,800 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी आसानी से कर सकते हैं, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते तो अमाउंट डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कि अगर 8,000 रुपया है हमारा और 10% आपको ब्याज मिल रहा है, यानी आपका 100% प्रिंसिपल और 10% आपका इंटरेस्ट कुल मिलाकर के कहाँ पहुँच चुका? तो आप कहेंगे सर 110%। यानी अगर हम इसका डायरेक्ट 110% निकाल लेते तो हमें अमाउंट सीधे मिल जाता। कितना मिल जाता? 11,88 और आपका 00। तो आपको यही सारी चीज़ें तो सीखनी कि हम लोग सीधे पूछा क्या जा रहा है उसका कैसे इम्प्लीमेंट करें सवालों में, ये चीज़ें समझनी। सब ये साधारण ब्याज कुछ और नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट दर अगर आप समझते हैं, परसेंटेज अगर समझते हैं आप, तो फिर आप बड़े आसानी से इसे बना पाएंगे। ओके, चलें तो चलते हैं कुछ छोटे छोटे अच्छे सवालों से इसकी शुरुआत करते हैं। चलिए,
तो इतनी बातें आपको समझने हैं, और भी जो बेसिक बातें आगे सवालों में यूज होंगी वो सब आपको हम बताते चलेंगे, लेकिन फार्मूले पर ज़्यादा नहीं कोई आपको मेहनत करनी है सवालों में लगाना, आपको बस परसेंटेज की समझ होनी चाहिए। अगर आप परसेंटेज समझते हैं तो सवालों को भी बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए जैसे आज का देखते हैं पहला सवाल। इन्होंने कहा कि 6,000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं। कितना बेहतरीन खूबसूरत सवाल है कि 6,000 रुपये आपने कहीं जमा किए हैं, 6,000 रुपये, और वो 2 साल में 6600 रुपये हो गए। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल में वो 6600 रुपया हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे। अब इस सवाल को लगाने के लिए लड़का एक तो फार्मूला लगाएगा, रेट निकालेगा, रेट के बाद फिर वो 8,000 रुपया पर आपका निकालेगा ब्याज, इंटरेस्ट निकालेगा, और फिर आप जा कर के अमाउंट, यानी बहुत समय आप यहाँ से बर्बाद करेंगे अगर आप रेट निकालने जाते हैं तो। अगर आप यहाँ से देखें, अगर रेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो जो आपके इंटरेस्ट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो समय और प्रिंसिपल की वजह से पड़ने वाला है। तो आप देखो ज़रा कि अगर 6,000 रुपये पे आपको 6600 रुपया आपका हो गया है तो आप ये कह सकते हैं कि 6,000 पे हमें इंटरेस्ट कितना मिला है? 600 रुपया। 6600 तो हो गया है, अमाउंट है, तो 600 रुपया आपका ब्याज मिला है। अगर 6,000 पे 600 मिल रहा है तो 1,000 पे कितना मिला होगा? तो आप कहेंगे सर 1,000 पे तो 100 मिला होगा। अगर हम 6 से भाग कर दें तो हम कहेंगे कि 1,000 पे तो 100 रुपया मिला होगा। कितने साल में? 2 साल में। अगर 2 साल में 100 मिला तो 1 साल में कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे फिर तो सर 50 रुपया ही मिलेगा। अगर 1,000 पर 50 रुपया आपको मिल रहा है तो इन्होंने कहा है 8,000 पे बताइए तो कितना हो जाएगा। तो 8,000 बनाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 8 से, और इधर भी 8 से कर देंगे तो 8 45, यानी 400 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। कितने साल में? 1 साल में। लेकिन सवाल में कहा गया 3 साल का ब्याज बताना। अगर 1 साल का ब्याज 400 रुपया है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3 साल का 1,200 रुपया ब्याज हो जाएगा। और 1,200 अगर ब्याज मिलेगा, 8,000 आपने निवेश किया है, तो आपके अकाउंट में टोटल पैसा यानी अमाउंट कितना हो जाएगा? 9200, 9200 रुपया। आप देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ रेट निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप रेट निकालने जाएंगे तो समय कहीं ज़्यादा लगने वाला है। अगर हम चाहते तो रेट वैसे यहाँ से भी निकाल सकते थे या फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते थे, लेकिन इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो SI होता है बच्चा, SI PRT/100 होता है, तो अगर इसमें आप रेट को कांस्टेंट रख रहे हैं और हर कंडीशन में अगर ये कांस्टेंट है दोनों कंडीशन में, तो जो आपका इंटरेस्ट प्रभावित होगा वो P और T की वजह से, प्रिंसिपल और टाइम की वजह से। तो रेट निकाले ही क्यों हम, जब उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो क्यों निकालें? तो डायरेक्ट हम P और T के द्वारा इंटरेस्ट निकालते हैं। क्लियर है? समझ में आई चीज़ें आपको? चलिए, तो अगर समझ में आई हैं तो बताइए ज़रूर कमेंट करके। तो ऐसे सवालों को किस तरह आप जल्दी से बना पाएंगे, ये चीज़ें हमें यहाँ सीखनी पड़ेंगी। ओके, चलते हैं। तो अब आप SI से बिल्कुल मत डरें, आप साधारण ब्याज से बिल्कुल मत डरें। आपको जिस तरह के कंटेंट यहाँ हम प्रोवाइड कराने वाले वो शायद सबसे अलग होंगे। आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतरीन होने वाला है और कैसे हम सवालों को आसानी से बना पाएंगे। ओके, चलिए चलते हैं और आगे सवाल है। अगला सवाल कहा कि 5 वर्ष में निवेश की गई, 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात। देखिए कितना बेहतरीन सवाल। इन्होंने कहा कि 5 वर्ष में जो इन्वेस्ट किया गया है तो वो आपका प्रिंसिपल होगा। थोड़ी देर पहले हमने ये बात समझाई है कि जो आप निवेश करने वाले हैं वो प्रिंसिपल होता है। तो निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन, यानी जो अमाउंट आपको मिल रहा है उन दोनों का रेशियो दिया गया है सवाल में 5:8। 5 कितना दिया गया? 8। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि आपने निवेश कहीं 5 किया है और आपको आपका पैसा आज टोटल 8 रुपया हो गया।
तो ये कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, ब्याज की दर बताना है। तो ब्याज की दर आप देखें यहाँ से कि आपने 5 जमा किया, 8 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? आप कहेंगे 3 मिला। किस पर मिला? तो आपका 5 पे मिला। परसेंटेज के लिए गुणे 100 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा? गुणे 100 हो जाएगा। 5 दूना 20 दिया 60। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल का है। कितने का? 5 साल का। अगर 5 साल में 60% है तो 1 साल में 12%। आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 सेकेंड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है कि एक आदमी बैंक से, बहुत बेहतरीन सवाल है, एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। 3 वर्षों बाद उसे केवल इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 9,570 रुपये चुकाने पड़े, सिर्फ ब्याज के रूप में। उसके द्वारा ऋण के रूप में ली गई मूल धनराशि क्या है? अब सवाल जब ये पेपर में स्क्रीन पर आता है तो ये काफ़ी बड़ा लगता है, क्योंकि भाषा इसकी बड़ी, लेकिन सवाल कितना छोटा है आप देखें। एक आदमी बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया है और 3 वर्षों के बाद उसे केवल उस अवधि के लिए 9,570 रुपया 9,570 रुपया उसने इंटरेस्ट भरा है। इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब आप खुद बताएं कि 1 साल में अगर 11% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11%। तो 3 साल में कितना भरेगा वो? 1 साल में अगर 11% है तो 3 साल में तो आप कहेंगे सर फिर तो 33% है। बस इसी 33% की वैल्यू आपको दिया गया है सवाल में। 33% आपका 9,570 है। तो कह रहे हैं उसने कितनी धनराशि लिया है? अगर 33% इतना है तो उसने 100% लिया होगा, 100%। 9,570 बटे 33 और वैल्यू किसकी चाहिए? 100 की। अब आप इस सवाल को डिवाइड अगर नहीं भी करना चाहते या करना भी चाहते तब भी हो जाएगा आसानी से, या ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें। ऑप्शन में अगर आप देखें तो 27,685 है, 26,545 है और 25,000 और 29,000। कितना बढ़िया ऑप्शन बनाया है आयोग ने कि 27,685, 26,545, 25,000 और 29,000। अगर आप देखें सवाल को तो कितना बेहतरीन सवाल है कि अगर हम 33 से 3 से काटते भी हैं तो 7 9 बार में कट सकता है। कितनी बार में? 9 बार में कट सकता है। और इसमें कोई एक ऑप्शन छोड़ करके जिसके इकाई में 9 हो है ही नहीं। तो यहाँ से आप इसे डिवाइड करेंगे तो 29,000 आएगा। अगर आप चाहें तो 11 से भी काट सकते हैं या 33 से भी काट सकते हैं। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 29,000। तो ऑप्शन का भी सहारा ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं या यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने केवल इस पे बेसिक बातें की हैं, 1-2 सवाल भी आपने देखे। कल अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे और बेहतरीन सवाल आप खुद देखेंगे कि CGL के वो सवाल, CHSL के वो सवाल जो लगातार प्रीवियस ईयर में आए, वैसे सवाल लेकर के हम लोग करने वाले। तो मिलते हैं फिर कल और एंजॉय करिए आप
और CISI के सवालों को लगाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है। उसके लिए आपको आयुष मैथ्स पे जुड़ना होगा। ओके, तो आप सभी को बाय बाय, थैंक्स कि इस चैनल से जुड़ने के लिए, और भी अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।